This conference will now be recorded. सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः श्रावण शुद्ध एकादशी दिनांक 8 ऑगस्ट 2022 चरक्षारिस्थान अध्याय 2 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं बंदर झाला तो. वंदे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमः यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बीजात् समांशात् उपतप्त बीजात् त्रिपुंसलिंगी भवेत् विरेताः शुक्राशयं गर्भगतस्य हत्वा करोति वायुं पवनेन्द्रियत्वम्। अभी ये जो सभी षंड के प्रकार है विभिन्न इसके बारे में बताते हैं। तो समांशात् बीजात् उपतप्त बीजात् समांश इस प्रकार के अगर उपतप्त बीज हो जाते हैं तो स्त्री पुंसलिंगी भवेत् द्विरेता, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिंग होने वाला द्विरेता इस प्रकार का निर्माण होता है। शुक्राशयं गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवनेन्द्रियत्वम्। तो गर्भगत जो शुक्राशय है उसका हनन करके वायु पवनेन्द्रिय जिसमें वात का प्राधान्य है जिस इंद्रिय में इस प्रकार का निर्माण करता है। तो इसमें आगे भी बीज बीज भागावयव अगर इस प्रकार से उपहत हो जाता है तो गर्भ में सिर्फ उतना ही अवयव विकृत हो जाता है और ये आगे चलकर हमें पता चलता है, इसके बारे में काफी बहस हुई है। और उस बीज बीज भागावयव को अगर हम ठीक कर सकेंगे गर्भावस्था में ही तो कंजेनाइटल इस प्रकार से जो एनोमलीज है उससे बच पाएंगे। अभी आधुनिक विज्ञान भी इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहा है और वैसे मैकेनिकल सॉल्यूशन ढूंढने में आधुनिक विज्ञान काफी मशहूर है और सभी रोगों के लिए अभी इस प्रकार के ऑन्कोजीन्स सभी में है। अगर हम उस ऑन्कोजीन्स उन ऑन्कोजीन्स को ठीक कर सकेंगे तो शायद कैंसर होने से बचेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से अभी विचारधारा है। तो ये क्यों होता है ये देखना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का रहेगा और फिर उसको टालने के हिसाब से क्या करना है ये देखना पड़ेगा। द्विरेत त्रिबीज व पूज समान असल्याने षंड होतो असा अर्थ आहे का? वही अर्थ है।
नीचे एक बार देखते हैं, उपतप्त बीजात इति उपतप्त बीजजनक बीज भागात। तो बीजजनक जो बीज भाग है, बीज में सभी के अंश है, लेकिन उसमें जो बीजजनक बीज भाग है उसको वो उपतप्त बीज होने के। स्त्री पुंसलिंगी इति स्त्री पुरुष साधारण नासिका चक्षुरादि लिंग युक्तः यानि तु स्त्रीपुंसयोः असाधारणानि उपस्थ ध्वजस्तनश्म श्मश्रु प्रवृत्तीनि तानि चास्य न संभवन्ति इति। तो इसमें अभी ये तृतीय पंथी जो दिखाई देते हैं उनका परीक्षण करने का कभी कभी मौका नहीं हुआ है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों भाव महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं, लेकिन पुरुष जैसा दिखते हुए स्तन का निर्माण नहीं हुआ है, फिर भी औरत जैसे भेष को पहनना ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो ऊपर जो है स्त्रीपुंसलिंगी भवति द्विरेताः, तो स्त्रीपुंसलिंगी का मतलब चक्रपाणि दत्त ने अभिषेक किया है कि दोनों में जो केवल साधारण धर्म है वही लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के लक्षण होते हैं, लेकिन रूडिमेंट्री ही रहते हैं। किसी एक की वृद्धि होनी चाहिए, स्त्री भावों की या पुरुष भावों की, वो नहीं होती है। दोनों कुछ हद तक बढ़ते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं इस प्रकार से। असाधारण लिंगानी ये जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। वृद्धेन शुक्तेन रक्तेन च जन्यानि यह समरक्त शुक्तनावब्धेन न अस्ति अन्यतर वृद्धिरिति नोपस्थ ध्वजादि विशेषा ध्वजादि विशेष लिंग भवनम द्विधा स्थित्व पुरुषत्व उपजनकत्वेन स्थितं रेतो बीजम यस्य सद्विरेताः। तो द्विरेत जो है वो दोनों प्रकार के जिसमें है स्त्रीत्व पुरुषत्व उपजनकत्वेन स्थितं रेतो बीजम यस्य तद्विरेताः। किं वा स्त्रीपुंसलिंगे इति स्त्रीपुंसयोः यद्लिंगम् उपस्तम्भध्वजरूपं तत् युक्त एव स्त्रीपुरुषलिंगी उत्तरकालभाविनी तो अस्य स्तनश्मश्रु प्रभृतीनि न भवन्ति। जो मैं कह रहा था वो बात उन्होंने बताई है। उत्तरकालभाविनी तो अस्य स्तनश्मश्रु प्रभृतीनि न भवन्ति इति अस्मिन् पक्षे बीजोपघातेन उत्तरकालभावी स्तनादि प्रतिबंधश्च क्रियेत, ऐसा ही होगा। न उपस्थ ध्वज उत्पाद प्रतिबंधः कर्मवशात् एव इति ब्रुवते। किं वा उपस्थध्वजौ बलवन्तौ येन तौ गर्भकाले एव भवतः स्तनादि तु उत्तरकालभावितया दुर्बलं दुर्बलेन बीजोपतापेन न बलवतः बलवतोः उपस्थध्वजयोः बाधः किन्तु दुर्बलानामेव स्तनादीनामिति। अभी इसके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। और ये लिंग परिवर्तन करने का प्रयास एलोपैथी में किया जाता है और बीच बीच में इसके बारे में अखबारों में जानकारी मिलती है
कि इसका लिंग परिवर्तन किया गया वगैरह इस प्रकार से। अब वो आगे कितना सक्सेसफुल होता है ये भी मालूम नहीं है। नहीं हो तृतीय पंथीयाना अपत्य प्राप्ति नहीं होती है उनकी, लेकिन कम से कम अगर स्त्रीलिंगी भाव ज्यादा है और व्यक्त शारीर लक्षण पुरुष इस प्रकार के है और उसका लिंग परिवर्तन कर दिया, तो वो सचमुच इस प्रकार से गर्भाशय वगैरह की वृद्धि होती है क्या इसमें, ये एक बड़ा सवाल इस प्रकार का है। कम से कम सेक्स का समाधान तो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है ये भी पता नहीं है इस प्रकार से। तो मे बी यूट्यूब में वगैरह इसमें या फिर गूगल में इसके बारे में जानकारी होगी। डॉक्टरों को भी कितनी जानकारी होती है मालूम नहीं। सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं एलोपैथी के, वो शायद इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा मरीज जाते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे तरीके से इसके बारे में देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है इस प्रकार से, तो ये काफी बड़ी समस्या है। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं, पूरे समाज के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग इस प्रकार के होते हैं। यत्र समांशे शुक्रश्रवणिते भवतः तत्र संयोगमहिम्नैव बीजांशतापो भवति इति ज्ञेयम्। पवनेन्द्रियं विवृणोति शुक्राशयम् इत्यादि। शुक्राशयं शुक्रस्थानं, पवनेन्द्रियत्वं पवनशुक्रत्वं। शुक्रं हि इंद्रिय उच्यते, पवनस्य चेद च इदम् एव इह शुक्रत्वं, यत् व्यवायकाले शुक्रसदृशतया प्रवर्तनम्, अस्य हि वायुरेव परं व्यवायकाले याति इति। शुक्राशयद्वार इत्यादि शुक्र संस्कारवाह विवरणम। द्वार विघटन नदी द्वार दूषण, एक बार फिर से ओरिजिनल सूत्र देखते हैं। असं काही होती असं काही सांगितलं नाही, पापकर्म आहे का? कळलं नाही. असे काही होते असं काही सांगितले नाही. असं काही होते म्हणजे मुलं बाळ होतात की नाही? अभी बीज दोष किन कारणों से निर्माण होते हैं ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और खास करके गर्भिणी अवस्था में अगर ग्रहण होता है तो उसके बारे में काफी सजग होना चाहिए, ऐसा सभी बूढ़ी औरतें बताती है कि उसमें ये नहीं करना वो नहीं करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। षंड का होता था। तो उसमें ये बताया जाता है कि उस समय अगर ग्रहण के काल में कुछ सब्जी काटना वगैरह इस प्रकार का किया जाए तो ये ओष्ठभंग की विकृति कुछ बच्चों में पाई जाती है, इसको अभी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। लेकिन ग्रहण काल में ऐसा करने से होता है, ऐसे कुछ लोगों का कहना इस प्रकार का है। इसलिए उस समय में ज्यादा जागरूक रहना और जो बातें नहीं करनी है वो नहीं करनी है, इसके बारे में सजग रहना ये बताया जाता है इस प्रकार से। तो ये एक आपातः कारण है उस प्रकार से। लेकिन अभी बीजोपतप्ति काफी मात्रा में हो रही है और ये कासोरगढ़ यहाँ पे केरल के एक इलाके में इंडोक्सन का प्रयोग हेलीकॉप्टर के जरिए 21 बरस
सलग किया गया और फिर वहां रहने वाले लोगों में जो विकृतियां पाई गई थी वो काफी अजीब थी। ये इसमें दिखाया था, सत्यमेव जयते के एपिसोड में ये था। और वो देखकर पता चला कि ये सब शुक्र की विकृतियां निर्माण हो रही है, इस बीज उपतप्त हो रहा है। और वातव्याधि से लेके बहुत सारी तरीके के विकार उसमें निर्माण हुए थे। लेकिन ऐसा है कि उसके बारे में आगे कुछ ज्यादा बहस नहीं हुई और फिर ये इंडक्शन बंद करवा दिया। और बंद करने के बाद धीरे धीरे वो फिर परिस्थिति सामान्य होती चली गई और फिर से वो इलाका ठीक हो गया। तो ये बात सही है कि उसके जरिए हुआ था कि ये तो एक केमिकल है और जहरीला केमिकल इस प्रकार का है। तो ऐसा अगर कुछ कारण हमें ज्ञात होता है तो शायद हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, ये दुरुस्त दुरुस्त करने के लिए, ये जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए। लेकिन कई जगह अगर कुछ कारण नहीं मिला तो काफी मुश्किल इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और वैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो अभी बनाए जा रहे हैं, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का चल रहा है और हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, तो इसके जरिए अभी बीज भाग उपतप्त होना और ऑन्कोजीन्स जैसे जीन्स तैयार होना, ये काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया। ऑन्कोजीन्स तो सभी में है ऐसा कहना है उनका। फर्टिलाइजर नहीं है, पेस्टिसाइड है। अभी एंडोक्सन केमोथेरेपी में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ मरीज पाए जाते हैं जिनको केमोथेरेपी के ड्रग्स में ये एंडोक्सन दिया गया है इस प्रकार से। तो ये काफी खतरनाक है और उसका प्रयोग नहीं होना है वास्तव में। लेकिन कौन कैसे जाकर समझाएगा कि ये तरीका ही नहीं है कैंसर ट्रीट करने का इस प्रकार से। शुक्राशय द्वार विघट्टनेन संस्कारवाहं कुरुते नीलश्च। तो शुक्राशय का द्वार अगर ज्यादा बंद हो जाता है, विघटन उसका हो जाता है, तो वायु जो है संस्कार वाह इस प्रकार का षंड निर्माण करता है। ये संस्कार वाह के बारे में क्या बताते, क्या दिखते हैं? द्वार दूषणेन संस्कारेण बस्ति वाचीकरणादीनां परम यस्य शुक्रम अदुष्टद्वारम सत्प्रवर्तित संस्कारवाहा। तो बस्ती बाजीकरण वगैरह इस प्रकार के संस्कार से शुक्र जो है अदुष्ट द्वार होकर प्रवृत्त होता है, वो संस्कार वहां है। ये जैसे एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसी बीमारी हो जाएगी और शुक्र प्रवृत्त नहीं होगा और केवल संस्कार के द्वारा ही इस प्रकार का होगा, वो संस्कार वाही षंड इस प्रकार का बताया जाएगा। मंदाल्प बीजव अबलव अहर्षौ क्लीबौ च विकृतिद्वयस्य। मंद अल्प बीज अबल अहर्ष, ये क्लीब है दो प्रकार के। हेतुर विकृतिद्वयस्य, तो नीचे ही उसका समाधान है। मातुर्व्यवाय प्रतिघेन वक्री स्याद्बीज दौर्बल्यतया पितुश्च ईर्षाभिभूतौ अपि मंदहर्षौ ईर्षारतेरेव वदन्ति हेतु। वायवग्निदोषाद् वृषणौ तु यस्य नाशं गतौ वातिकषण्डिकः सः इत्येवमष्टौ विकृतिप्रकाराः कर्मात्मकानाम् उपलक्षणीयाः।
विवाय प्रतिघेन वक्री। एक बार इसकी छवि की टीका देखते हैं। हीरक सारख्या कॅन्सरमध्ये वापरल्या द्रव्यांना विषाची भावना देऊन, अरे बापरे, वापरले तर शीघ्र परिणाम मिळतील असे वाटते। लेकिन विष का अगर प्रयोग करना है तो उसको पहले शुद्ध करके वो हमारे लिए निश्चित रूप से हानिकारक नहीं है, ये देखकर करना पड़ेगा। और बेटर ऑप्शन हीरक के साथ विष इस प्रकार का हो सकता है, अगर कुछ करना है इस प्रकार से ते अलग से सोचना पड़ेगा। वापरल्या जाणाऱ्या अत्र च संस्कारवाहेन सुश्रुतोक्ता आसेक्य सौगन्धिककुम्भीकाः अन्तर्भावनीयाः, यतः एतेपि संस्कारविशेषेणैव शुक्रं त्यजन्ति। यदुक्तं पित्रोः अत्यल्पवीर्यत्वात् आसक्त्या पुरुषो भवेत्। तो पिता का अत्यल्प वीर्य हो तो आसिक्य इस प्रकार का पुरुष होता है। स शुक्रम प्राश्य लभते ध्वजोच्छ्रायम असंशयम, और उसको शुक्र प्राशन करने से ध्वजोच्छ्राय हो जाता है। अब तो ये मालूम नहीं है, नक्ररेत ये बताया गया है और अग्रे संग्रह में डाला है, संकल्प नक्ररेतश्च वृषाणाम, इस प्रकार से। तो नक्ररेत की अवेलेबिलिटी उस समय में कुछ होती होगी, या बाकी भी प्राणियों का वृष या वाजी इसका भी शुक्र मिलता होगा इस प्रकार से, और उसको खाके फिर इसको बल होता है संभोग के लिए, समागम के लिए। तो पित्रोः अत्यल्प वीर्यत्वात् आसेक्यः पुरुषो भवेत्, स शुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोच्छ्रायम् असंशयम्, यः पूतियोन्यां जायेत स सौगन्धिकसंज्ञकः, स योनिशेफसोर्गन्धम् आघ्राय लभते बलम्। जो पूती योनि में निर्माण होता है वह सौगंधिक है, और योनिशेफसो गंधम आघ्राय, योनि और शेफ इनका गंध ग्रहण करके उसको बल मिलता है। स्वेगुदे अब्रह्मचर्याद्यः स्त्रीषु पुंवत् प्रवर्तते, कुंभिकस्य तु विज्ञेयः। स्वेगुदे अब्रह्मचर्यात् स्वेगुदे में कैसे करेंगे? एक बार दल्लन की टीका देखनी चाहिए। कुंभिकस्य तु विज्ञेयः। हाँ हाँ हाँ, और स्त्रीशु कहाँ गया है, ये भी अजीब है। गुदोमैथुन है कॉमन, खास करके होमोसेक्सुअलिटी में। दो पुरुष होते हैं तो दूसरे के गुदद्वार में इस प्रकार का मैथुन किया जाता है। तो जो करवा लेने वाला है ये, उसके स्वगुद में दूसरे के पुरुष के द्वारा
इस प्रकार का अन्वय कुछ टेढ़ा मेढ़ा अन्वय होगा ये। एक बार मूल सूत्र देखते हैं और वहां पे कुछ पता चलता है क्या। नर नारी षण्डौ आह मंद इत्यादि। मंद वेगम अल्पम च बीजम ययोः तौ तथा अबलौ इति निसर्गबलरहितौ अहर्षविति अनुत्साहौ क्लीबौ इति दुष्टबीजौ। अत्र यथोक्तगुणा स्त्रीषण्डस्य यथोक्तगुणः पुरुषस्तु पुरुषषण्डः षण्डस्य हेतु इति विज्ञेयम्। एतो स्वबीजादेव तो अबीजौ एव ज्ञेयौ यदुक्तं सुश्रुते अशुक्रस्त्वेव चण्डकः इति। मातुर्व्यवाय प्रतिघेन इति व्यवायकाले मातुर्व्यवायानिच्छया व्यवायानिच्छा विषमाङ्गन्यासो वा व्यवाय प्रतिघः तेन यस्य शुक्रं गर्भाशयं नियमान् न उपैति स वक्री इत्युच्यते। बीज दौर्बल्यतया च पितृवक्री स्यात् इति योजना। अत्र दुर्बलस्य कर्म दौर्बल्यम तस्य भाव दौर्बल्यता। वास्तव में दौर्बल्य यही भाववाचक है, उसको फिर ता लगाना है और अजीब है थोड़ा सा। तेन पितृबीजस्य दुर्बल क्रियता इत्यर्थः। एक बार ये पहला वाला देखते हैं फिर से। क्लीबोविति दुष्टबीजौ अत्र यथोक्तगुणः स्त्रीषण्डस्य यथोक्तगुणः पुरुषस्तु पुरुषषण्डस्य हेतुत्वेन हेतुमिति विज्ञेयम्। एतौ तु अबीजमेव ज्ञेयौ यदुक्तं सुश्रुते अशुक्रस्त्वेव षण्डकः इति। मंदाल्पबीजौ अबलौ अहर्षौ क्लीबौ च हेतुर्विकृतिद्वयस्य। तो विकृतिद्वयस्य यानी कि स्त्री षंड और पुरुष षंड इन दोनों के कारण है ये। मंद अल्पबीज अबल अहर्ष इस प्रकार के क्लीब। पितृ अल्पवीर्यत्वात् सीमेन से मात्रा कमी असा अर्थ आहे का, कारण स्पर्म तर एकच संयुक्त होतो ओव्हमशी। टेस्टिब्युमी मध्ये तर स्पर्म वेगळे करून ओव्हमशी संयुक्त केले जातात। अशा प्रकारे जन्माणाऱ्या मध्ये व्यवाय सामर्थ्य नॉर्मल असते का कि कमी असते? ये भी सवाल है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी पहली कब निर्माण हुई थी, कब उसको अब कितने बरस हो गए। और जो संतान निर्माण हुई है उसकी युवावस्था प्राप्त हो गई क्या, और वो नेचुरली कंसीव करने में सक्षम इस प्रकार का हो गया क्या, नहीं हो गया वो, या पुरुष हो या स्त्री हो इस प्रकार से। तो ये पता लगाना काफी मुश्किल है।
और इसके लिए काफी लंबा इस प्रकार का संशोधन चाहिए। फिलहाल गायनेकोलॉजी में ये सभी प्रोसेस अभी पूरी मैकेनिकल कर दी है, उसमें आनंद का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं रहा। और उपस्थ का जो मुख्य कर्म है आनंद, वो ही अगर उसमें से चला जाए तो हमारे इंद्रियों की वो बड़ी हानि इस प्रकार की है। तो ऐसे हालत में इन सभी का आगे क्या होता है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। इसमें काफी समय तक संशोधन करना पड़ेगा और फिर उसके बारे में कुछ पता चले, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो ये जो मंद, अल्प बीज, अबल, अहर्ष इस प्रकार के क्लीब, ये विकृति द्वय के हेतु इस प्रकार के हैं। अब ये स्त्री शंड और पुरुष शंड हमारे सामने आएंगे तो युवावस्था में आएंगे। और अबीज है, अल्प बीज है, मंद बीज है। ये मंद एक बार थोड़ा गौर से देखना चाहिए इस प्रकार से। अब अभी जो सीमेन एनालिसिस सामने आता है उसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक तो काउंट होता है और कितना मिलियन काउंट है, और पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा चल रही है कि पुरुषों का इस प्रकार का काउंट जो है वो कम होता जा रहा है। अब केवल एक ही स्पर्म गर्भधारणा बनाता है तो इतने बड़े पैमाने पर शुक्र क्यों निर्माण किए जाते हैं, स्पर्म्स क्यों निर्माण किए जाते हैं, ये एक अहम मुद्दा है। तो कुछ लोगों का कहना है नहीं, लेकिन क्या है देखना चाहिए एक बार। उसके बारे में दिखा गया है, संशोधन कुछ हुआ है नहीं हुआ, इसके बारे में देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काउंट अगर एक ही स्पर्म चाहिए तो इतने मिलियंस में स्पर्म्स का निर्माण क्यों होता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इतने सारे जीवात्मा कोशिश कर रहे हैं मानव जन्म पाने के लिए और उसमें से एक सक्सेसफुल होता है। तो दुर्बलम दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो बात कही जाती है कि मानव जन्म मिलना बहुत दुर्लभ इस प्रकार का होता है। इसका ये सबूत है कि इतनी सारी कंपटीशन है, इतने मिलियन इस प्रकार से स्पर्म से एक स्पर्म ये यशस्वी होता है। सभी जगह यशस्वी होता ही है ऐसा भी नहीं है, लेकिन यशस्वी होने की संभावना इस प्रकार की रहती है। और फिर भी काउंट मायना रखता है ऐसा उनका कहना है। कि अगर ये काउंट कम है तो चांसेस और कम हो जाते हैं, ये एक बात। दूसरी बात जो है वो मोटिलिटी है, उसका अब ये प्रोग्रेशन रेट देते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, ये मंद अल्प बीज, ये मंद बीज जो बताया गया है ये शायद हम स्लो प्रोग्रेशन रेट के बारे में सोच सकते हैं। और फिर उसको बढ़ावा कैसे दे कि ये स्पीड उसका जो है वो बढ़ कैसा जाए, इसके बारे में कैसे सोचेंगे। तो ये आखिर वात का कर्म है। जब जो है वो वायु का कर्म इस प्रकार का है, वेग जो है वो। तो उसके बारे में वायु को प्रेरणा किस प्रकार से मिले, तो अबलव हर्ष, हर्ष जो है वो आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और अगर हर्ष नहीं है
तो वो जो मोटिव फोर्स होना चाहिए वो शायद नहीं रहेगा। ये एक बात हो सकती है। और फिर वाता और शुक्र इन दोनों को सामने रखते हुए कुछ इक्षुरक वगैरह का प्रयोग शायद कर सकते हैं कोकिलाक्ष का, कि जो वात शमन करने वाला है, रक्त के लिए भी अच्छा है। और वाजीकरण भी बताया गया है इस प्रकार से। तो शायद हम कोकिलाक्ष की बात इसमें करेंगे। दूसरी बात होती है कि ये स्पर्म, डेड स्पर्म होते हैं, लाइव कितने हैं और डेड कितने हैं, ये भी रेशो देते हैं। तो डेड स्पर्म से अगर संख्या ज्यादा है तो वो भी एक मुसीबत वाला मामला है। तो इसका संबंध जीवन धर्म से होगा, तो हमें रक्त के बारे में कुछ सोचना पडेगा इस प्रकार के। प्रत्येक स्पर्म मध्ये स्वतंत्र जीवात्मा असे कसे असेल, स्पर्मला स्वतंत्र योनी म्हणू नये असे वाटते। आत्मा नहीं होता उसमें। आत्मा तो एक में ही होगा। जो सक्सेसफुल होगा उसको जीवात्मा से कहेंगे। अभी बात ये है, जब हम लाइव की बात करते हैं, जीवित है इस प्रकार के स्पर्म और डेड है, तो जीवित है का मतलब है उसमें आत्मा है। अब ये आत्मा उस पुरुष के आत्मा से जुड़ा इस प्रकार का है, क्योंकि उसके शरीर का एक अंश है, लेकिन अभी प्रविष्ट है गर्भाशय में इस प्रकार से। तो शरीर से बाहर निकलने के बाद, हमारे शरीर से बाहर निकलने के बाद ये कितनी देर तक ये जीवित रहता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अभी सीमेन बैंक्स है, जैसे ओवम की भी बैंक्स इस प्रकार की है। ये ओवम स्टोर कर सकते हैं इस प्रकार से, उस प्रकार से सीमेन सीमेन स्टोर कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का परिणाम इस प्रकार का है। अब ये तो पुरुष या स्त्री शरीर से अलग हो गया, फिर भी हम कहते हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि वो फर्टिलाइज होता है आगे चलकर। तो कह सकेंगे कि आत्म तत्व सभी जगह है, वो वहां पे उद्भूत होता है, और बाहर से आता है नहीं आता है ये अलग बात इस प्रकार का होता है। Though there are many sperms in an ejaculation, it is said that very few can reach up to the ovum. The more count is required for more probability of success. वो तो मैंने वही बताया कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो चांसेस कम हो जाते हैं, काउंट ज्यादा है तो चांसेस बढ़ते हैं इस प्रकार। लेकिन शरीर से अलग होने के बाद भी जीवन, ये प्राणी वनस्पतियों में खासकर दिखता है कि कोई शाखा है उसकी, उसको कटकर हम फिर से बो देते हैं जमीन में, और फिर उसका नया जीवन शुरू होता है, उससे नया पौधा इस प्रकार का बनता है। उसी प्रकार से ये शुक्र या स्त्री बीज शरीर से बाहर निकाल के उसको फ्रीज करके फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में या आईओआई में किसी भी प्रकार से अगर उसको प्रयोग करना है फिर से, तो ये बात हो सकती है, सक्सेस मिल सकता है इसमें। आयुर्वेदानुसार केवळ अपत्य प्राप्ती करताच मैथुन करण्यास सांगितले आहे। ये ऋषिमुनियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। अपत्य संतान कर्म यत सद्य संप्रहर्षणम, तो सद्य संप्रहर्षण ये भी एक हेतु है वाजीकरण का। संतोप्याहो संतोप्याहो अपत्यार्थम दंपत्य संगतम रहा, ये सज्जनों का इस प्रकार का कहना है। और जो भी इस प्रकार से बड़े व्यक्ति निर्माण हुए हैं, उन सभी के बारे में शायद ये बात हो सकती है कि केवल संतति प्राप्ति के लिए ही समागम होता है,
लेकिन आम जनता के लिए वैषयिक सुख प्राप्त करने के लिए भी समागम होता है, और वही ज्यादा होता है, क्योंकि अपत्य प्राप्ति तो अभी तो जिंदगी में 3-4 बार होगी, ये भी ज्यादा है, अभी 1-2 बार भी ज्यादा है इस प्रकार से। तो बाकी का व्यवहार का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है उसका? तो ये वैषयिक सुख जो है वो उसमें कारण है, और ये एक स्तंभ है, उपस्तंभ है। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ये एक खंबा जैसा है, स्तंभ जैसा है, तो ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। शुद्ध बीज स्वरूप के आत्मा को जीवित रहने शरीर की जरूरत नहीं होती, ऐसा हो सकता है। नहीं बता सकते। अब एलोपैथी में या आधुनिक विज्ञान में जो आत्म तत्व आयुर्वेद बता रहा है, और सभी अध्यात्म में जो इसके बारे में बताया गया है, उसको चैलेंज किया जा रहा है एक तरीके से। फिर भी वो पूरी तरीके से अपने इस प्रकार का समर्थन नहीं दे पाते, क्योंकि नहीं तो 100% सक्सेस होना चाहिए था। अगर बीज दोनों जीवित है, स्त्री बीज और पुरुष बीज, और फिर उनका संयोग हो जाए, तो निश्चित रूप से होना चाहिए, गर्भधारणा होनी चाहिए। सक्सेस रेट बहुत कम है आईवीएफ का, फिर भी इस प्रकार से। लेकिन ये बात तो हुई कि इस प्रकार से बीज को संकलित कर रख सकते हैं, और फिर बाद में उसका प्रयोग हो सकता है, ये बात तो उन्होंने सिद्ध कर दी। और अभी काफी आईवीएफ का प्रचलन चल रहा है पूरे विश्व भर में इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल तत्व क्या है हमारे हमारे हिसाब में आत्म तत्व एक आवश्यक चीज है, उसके बगैर चैतन्य ही नहीं है। जीवित ही नहीं है। तो अगर इस प्रकार की जीवित की अपेक्षा है, तो किसी न किसी तरीके से वो आत्म तत्व वहां पे होना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का हो। अब हम कह सकते हैं कि आत्म तत्व सभी में है, चराचर सृष्टि में। और जहां पे व्यक्त हो जाएगा, वहां हम उसको कहेंगे हाँ यहाँ पे है, इस प्रकार से। जहाँ पे व्यक्त नहीं है, अव्यक्त रहेगा, वहां पे कहेंगे नहीं, ये निर्जीव इस प्रकार का है। सो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये जो बात कही गई है, यही सबसे अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और आत्माज्ञ करणैर्योगा ज्ञानत्वस्य प्रवर्तते वगैरह जो आत्मा के बारे में सभी सूत्र बताए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये केवल आत्मा का व्यक्ति भाव इतना ही रहेगा कि वहां पे आत्म तत्व व्यक्त होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो व्यर्थ हो जाएगा। स्त्री बीज और पुरुष भी होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि सीमेन एनालिसिस के जरिए हम कुछ सोच सकते हैं क्या? जैसे ओव्यूलेशन स्टडी के जरिए हम कुछ सोच सकते हैं क्या? ओव्यूलेशन के स्टडी के बारे में काफी बहस होती रहती है, क्योंकि काफी समस्याएं इससे जुड़ी हुई है। पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी है, और बढ़ नहीं रहा तो क्या करना है, रप्चर नहीं हो रहा तो क्या करना है, इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक अपने अपने विचार
रखे हैं, लेकिन उतना सीमेन एनालिसिस के बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती। और इसमें क्या करना है, इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं है वगैरह वगैरह के बारे में। अजूस्पर्मिया जो केसेस है वो बताते हैं कि नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी के जरिए किसी बाहर वाले व्यक्ति को पता न लगते हुए किसी का सीमेन लेके आर्टिफिशियली इस प्रकार से प्रजनन हो सकता है। और बात छिपी रहती है कि पुरुष अजूस्पर्मिया से ग्रस्त है इस प्रकार से। लेकिन इससे निर्माण होने वाले बाकी भावनिक इशू के बारे में एक तो बताया ही नहीं जाता, इसके बारे में पता नहीं चलता क्या होता है नहीं होता है इस प्रकार से। लेकिन सच्चे रूप से देखा जाए तो ये केवल मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो अगर बीज नहीं निर्माण हो रहा हो तो इसमें अभी बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करने से तो और बिगड़ जाता है इस प्रकार से। टेस्टिकुलर बायोप्सी और स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं अटक गया है क्या, ये देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी उसमें आगे ज्यादा कुछ होता नहीं है ये सब करने से। उस अवयव का, वृषण का उसमें क्या रोल है, ये एक मुद्दा रहेगा। और मांसासुर कफमेद प्रसादात वृषणों, ये जो बात बताई है उसका निर्माण जो है मांसासुर कफमेद प्रसाद से वृषणों की निर्मित है। तो एक बात हो सकती है कि इनका निर्माण ठीक तरीके से नहीं हुआ है वृषण का, और उससे स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं। तो शायद हम ये चार पाचक और तृतीय मास का जो कल्प या उसका जो योग है, और गर्भोपाल रस और फलवृत, इनका प्रयोग करके देख सकते हैं कि इसमें सुधार आने लगता है या नहीं आने लगता है इस प्रकार से। लेकिन इन चारों का प्रयोग करना है। वैसे टेस्टिकुलर कैंसर के केसेस बहुत कम रहते हैं, तो मेरे पास कुछ आए हैं इस प्रकार के टेस्टिकुलर कैंसर के। तो उसमें भी ये बात आवश्यक होगी, मांसासुर कफमेद प्रसादात वृषणों को ध्यान में रखते हुए इन पाचकों का प्रयोग करें, साथ में हीरक भस्म वगैरह सब प्रयोग करें इस प्रकार से। अब हीरक है क्यों, इसका एक उत्तर, हीरक शुक्र पर काम करने वाला है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसलिए इस प्रकार के मरीजों में हीरक का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और साथ में इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार से करना है। अब बात यह रहेगी कि वाजीकरण काफी मेडिसिन है, वनस्पतियों में है, प्राणियों में है, खनिजों में है, रसशास्त्र में भी काफी इस प्रकार की दवाइयां डेवलप की गई है। कहाँ पे किसका प्रयोग करें और सफलता कैसे पाए। अब एक हमारे तरीके से देखना ये एक बात, और आधुनिक परीक्षणों के द्वारा देखना एक दूसरी बात, ऐसे दो इसमें मुद्दे हो सकते हैं। तो आधुनिक परीक्षण के द्वारा सीमेन एनालिसिस के आधार पर कुछ हमारा निदान करके उसके आधार पर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1.5 स्पर्म ज्यादा है तो जीवन धर्म के बारे में सोचना जरूरी होगा। और रक्त और शुक्र, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए फिर भी कोकिलाक्ष एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। जो वात रक्त की दवा है, रक्त को, दूषित रक्त को ठीक करने के लिए भी अच्छा इस प्रकार का है।
और वात के हिसाब से भी अच्छी है, तो जीवन धर्म होने के कारण ये अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। नहीं तो शतावरी वगैरह जो जीवनीय औषध इस प्रकार के जो बताए गए जाते हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं। और कपि कच्छुर वृषम वृष्या, ये जो बात बताई थी, पण कोलटकर सर ने एक अजीब अनुभव बताया था, मैंने शायद बताया है ये अनुभव कि वो और फणसलकर सर कहीं सेमिनार के लिए गए थे और सुबह टहलने के लिए निकले तो कपि कच्छू का बेल दिखाई दिया। तो फणसलकर ने उसका गंध लिया नजदीक जाके। कपि कच्छू के बारे में ऐसा है कि सुबह जल्दी अगर जा सकते हैं तो ही जा सकते हैं। एक बार सूरज उगने पर और दो बिंदु जो है वो नष्ट होने पर ये काफी खतरनाक है, एलर्जी उसकी जो है काफी खतरनाक है। तो उन्होंने सर को कहा देखो उसको सूंघो। सर ने सूंघ लिया और फिर बताया बिल्कुल शुक्र जैसा ही गंध है इस प्रकार से। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है कि कपि कच्छू का इस प्रकार का गंध शुक्र गंध जैसा इस प्रकार का है, तो ये बात होती है कि गंध गुण पृथ्वी महाभूत प्रधान इस प्रकार का है और उसकी एक विशेषता है जब कोई भी बात बनती है इष्ट वर्ण गंध रस इस प्रकार की अगर बननी चाहिए तो इनका निर्माण कार्य द्रव्य में किस प्रकार से होता है, एक बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। तो शुक्र तो अंतिम प्रोडक्ट है रस से लेकर आहार रस से रस और रस से रसादि धातु बन के शुक्र में परिवर्तित होना इस प्रकार से। तो इसमें तरलत्व ज्यादा आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से पृथ्वी महाभूत का जो निर्माण है वो तरल इस प्रकार का बन जाता है। और ये खासियत अगर कपि कच्छू की है तो कपि कच्छू भी एक अहम दवा इस प्रकार से उसमें रहेगी और शुक्र वृद्धि करने के लिए वैसे कपि कच्छू बताया ही गया है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो बीज अल्प भाव इस प्रकार का है, तो शायद ये बात हो सकती है। और पार्थिव होने के बावजूद इसमें उड़नशीलता जो बताई जाती है कपि कच्छू में, ये सब सुगंधित द्रव्य जो है वो ऊपर उठने वाले होते हैं। वास्तविक गंध गुण है तो पार्थिव है तो बैठना चाहिए, लेकिन बैठते नहीं है, ऊपर उठते हैं इस प्रकार से। तो ये भी हम मोटिलिटी के बारे में सोच सकते हैं कि मोटिलिटी अगर बढ़ानी है तो कपि कच्छू भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है। अब दूसरी बात ऐसी होती है कि केवल वाजीकरण औषधों का प्रयोग करना है या रसायन प्लस वाजीकरण का प्रयोग करना। ये शुक्र बनने की प्रक्रिया, जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो रस से लेकर शुक्र बनने तक की सभी प्रक्रिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। और केवल सद्य संप्रहर्षण की बात करते हैं तो तात्कालिक वाजीकरण योगों का प्रयोग होना है। लेकिन अपत्य संतान कर ये बात अगर होनी है तो हमें रस से लेकर सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। शुद्ध बीज स्वरूप के आत्मा को जीवित रहने शरीर की जरूरत नहीं होती, ऐसा हो सकता क्या? देखो जिसमें जीवन है उसमें आत्मा है शरीर में हो या शरीर से बाहर हो। ये जो ग्रहोगोधा या पाल जिसको कहते हैं, उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो कुछ देर तक हलचल करती रहती है, जीवित रहती है।
तो वो तो अलग हो गई है। तो फिर भी ये जीवितत्व उसमें कैसा होता है, इसलिए जिसमें अलग होते हुए भी जीवितत्व होता है जैसे वनस्पति पेड़ पौधे जो है, इसके बारे में सोचना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और अभी ये शुक्र और ये रक्त भी वैसा ही है। रक्त शरीर से अलग कर रहे हैं हम, और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जिस शरीर में रक्त जा रहा है वो काफी दिनों के बाद जा रहा है मे बी हफ्ता, महीना वगैरह इस प्रकार का हो जाता है। और वो रक्त जीवन देने का तो काम करता है। तो शरीर से बाहर हो जाने से निश्चित रूप से कार्य होता ही नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। एपिडिडिमो आर्कायटिस प्लस हायड्रोसिल काय कल्प वापरावा? 100 kg वजन आहे पेशंटचे या अलग है। तो पूरी हिस्ट्री ले लो और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन तो नहीं करना है तौलिए की चिकित्सा करनी पड़ेगी पहले। और मेदैव उपचुति तथा इतरे धातवः, ये बात ध्यान में रखते हुए मेद अगर कम हो जाए तो धातु का समत्व निर्माण होगा, और धातु का समत्व निर्माण होगा तो बल प्राप्त होगा। वहां पे जो कार्यकारण भाव बताए गए वो काफी अच्छे है। प्रीमॅच्युअर इजॅक्शन मध्ये कसा विचार करावा? धारण शक्ति कमी असा विचार करावा का? ये होता है धारण शक्ति कमी इस प्रकार से, या अधीरत्व कहा जाता है और इस अधीरत्व को ध्यान में रखते हुए धीरा यानी कि गुड़ुच या विदारी का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने भी किया है, कोलटकर सर ने भी किया है, और उसका फायदा होता है ऐसा देखा है। तो इसमें एक मन पे ऊपर काबू रखना ये एक महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन सिर्फ मन के ऊपर काबू इस प्रकार की बात नहीं होती धैर्य इस प्रकार से होने के लिए इस प्रकार के वनस्पतियों का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, आज रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि